हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। फर्स्ट, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। पहले हम इस वीडियो में करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर के ऊपर बात करेंगे। फिर इस टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर हम इसी वीडियो में वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर की भी बात करेंगे। बेसिक आइडिया ले लो कि ये दोनों डिवाइसेस होती क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर क्या होता है, तो अगर मैं इस डिवाइस को एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं इस तरह से, और मैं इसे बोल रहा हूं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके इनपुट पे अगर हम करंट सिग्नल अप्लाई करें तो जो इसका आउटपुट होगा वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए इनपुट करंट के। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोलते हैं, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। ठीक है, यानी ये फिगर हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। क्लियर हो गई बात। फिर जब हम इस वीडियो में करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर की बात करेंगे। देखो, बेसिक आइडिया इसका ये है कि अगेन ये भी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे अगर मैं ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज टू करंट, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। तो इसके इनपुट पे अगर हम वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करें तो जो इसका आउटपुट होगा वो करंट के फॉर्म में आना चाहिए। यानी इसका जो आउटपुट होगा वो करंट सिग्नल हो जो कि प्रोपोर्शनल हो इनपुट वोल्टेज सिग्नल के। तो इस टाइप की जो डिवाइस होगी इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको हम बोलेंगे वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। यानी इसका जो ब्लॉक डायग्राम होगा वो इस तरह से होगा। फिगर इसका बना सकते हो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ करंट टू वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। अब एक इंपॉर्टेंट बात स्टार्टिंग में ही समझ लो, हम क्या करेंगे, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर बनाने के लिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज करेंगे। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हो। यानी इस टाइप का ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सर्किट होता है उसे हम बोलते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कि इसके इनपुट पे, इसके इन्वर्टिंग इनपुट पे हम वोल्टेज सिग्नल देंगे R1 RF अगर रेजिस्टेंस है तो, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को अगर हम ग्राउंड में रखेंगे तो जो आउटपुट होगा वो -RF/R1 इंटू वी इन वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर को ये किसका फिगर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर बनाएंगे इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की हेल्प से। क्लियर हो गई बात। तो अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो पहले ही जाके पढ़ लो, वरना तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में भी। ठीक है, और हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। उसका भी सर्किट डायग्राम में यहां बना देता हूं। इस बार क्या करेंगे, हम इन्वर्टिंग इनपुट को, जो कि निगेटिव इनपुट है, उसको ग्राउंड में रखेंगे और सर्किट एज इट इज रहने देंगे। और जो इन्वर्टिंग इनपुट है, जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, उस पे हम वोल्टेज सिग्नल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो इसका आउटपुट होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 + RF/R1। ये रिजल्ट वैसे आप लोगों को याद होने चाहिए। फिजिक्स के कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट इनके रिजल्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर हो गया, ये फिगर हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर बनाने के लिए हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज करेंगे, यानी इस सर्किट का यूज करेंगे और इस सर्किट की हेल्प से हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर बनाएंगे। ठीक है,
और फिर इसी वीडियो में हम ये करेंगे कि करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर बनाने के लिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज करेंगे और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की हेल्प से हम करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर बनाएंगे। तो ये सब आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और नोट्स बनाना। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर की। तो इसमें आप नोट्स में स्टार्टिंग में ये लाइनें लिख सकते हो, अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज सिग्नल प्रोपोर्शनल टू इनपुट करंट इज कॉल्ड करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। जैसा मैंने समझाया था, इस ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से ये लाइनें समझ सकते हो। फुल स्टॉप। Current to voltage converter can be formed by using inverting amplifier circuit if input voltage along with input resistance on inverting input terminal is replaced by current source as shown in figure। कहने का मतलब इन लाइनों का क्या है वो फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जो कि ऐसा होता है कि निगेटिव इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज दिया जाता है और एक फीडबैक रेजिस्टेंस होता है RF, ठीक है, और एक इनपुट रेजिस्टेंस होता है R1, ठीक है, और वोल्टेज सिग्नल को इन्वर्टिंग इनपुट यानी निगेटिव इनपुट पे अप्लाई करते हैं और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है वो ग्राउंड पे होता है। तो इसका जो आउटपुट होगा स्टार्टिंग में भी समझाया था, VO इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाई VA। तो ये किसका फिगर हो गया? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, ठीक है। अब मैंने इन लाइनों में ये बोला है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की हेल्प से हम करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर बना सकते हैं। कब? जब मैं इनपुट वोल्टेज और इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दूं एक करंट सोर्स से। यानी इसका फिगर कैसा बन जाएगा? यानी इसका इक्विवेलेंट फिगर ये बनेगा कि अगेन मेरे पास क्या हो, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पहले बनाओगे कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंड पे होगा और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होगा उस पे हम एक करंट सोर्स को प्लेस कर देंगे इस तरह से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक करंट सोर्स को एक सर्किल बना के एक तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? ये फिगर है करंट सोर्स का, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, इनपुट वोल्टेज और इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर रहा हूं एक करंट सोर्स है और बाकी पूरा सर्किट जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी यहां पे हमें आउटपुट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगेन ये भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बना है, ओप एम्प से बना है और ये भी ओप एम्प से बना है। फर्क क्या है? ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और ये क्या है? फिगर है ये किसका? करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का। क्लियर हो गई बात? देखो आप कहोगे कि सर आपने सब हवा में बता दिया, हवा में कुछ नहीं बताया, मैं समझाता हूं कैसे। देखो अगर ये वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैं उसे I1 बोलूं तो ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज सोर्स रिप्लेस हो जाएंगे अगर ये करंट सोर्स भी I1 करंट फ्लो करा जाता है सर्किट में। क्लियर हो गई बात? अब दोनों सेम है। अरे सिंपल सी बात है, ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस की वजह से ही I1 अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो भाई मैंने इस रजिस्टर और इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दिया करंट सोर्स से, तो जितना ये दोनों का कॉम्बिनेशन करंट फ्लो करा रहा था सर्किट में उतना ही ये करंट सोर्स करंट प्रोवाइड करा रहा है इस सर्किट में। तो यहां से ये I1 करंट का कुछ पार्ट इनपुट पे जाता है, I इन पे जाता है, यानी इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे जाता है और कुछ पार्ट इसका इस फीडबैक रेजिस्टेंस में जाता है। वैसे इस करंट सोर्स की वजह से जो I1 करंट है उसका कुछ पार्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे जाएगा और कुछ पार्ट इसके फीडबैक रेजिस्टेंस पे जाएगा जो IF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से हम करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर बना सकते हैं अगर मैं क्या करूं, इनपुट वोल्टेज सोर्स और इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दूं एक करंट सोर्स से, तो पूरा का पूरा सर्किट सेम हो जाएगा। इस तरह से हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की हेल्प से करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर बना सकते हैं। यही इन लाइनों का मीनिंग भी था। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और इस फिगर को देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। तो फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे, एज वी नो दैट
आउटपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाई, इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसका एक्सप्रेशन होगा VO इज इक्वल टू माइनस RF बाई R1 मल्टीप्लाई बाई Vin, यही होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। एंड इनपुट करंट ऑफ दिस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल बी, ठीक है। मैं अगर अज्यूम कर लूं कि V इनपुट वोल्टेज सोर्स की वजह से सर्किट में I इन करंट फ्लो हो रहा है, जो आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे जाएगा जिसे I1 से डिनोट कर देते हैं, और एक इस फीडबैक रेजिस्टेंस से जाएगा जिसे IF से डिनोट कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी दिखाना होगा कि जितना करंट ये वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, उतना ही जितना करंट ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस सोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं करंट, उतना ही अमाउंट ऑफ करंट ये करंट सोर्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू, यानी ये करंट सोर्स जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, I इन, जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक I1 जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे जाएगा, और एक IF जो इस फीडबैक रेजिस्टेंस में जाएगा। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इनपुट रेजिस्टेंस पे, यानी इनपुट रेजिस्टेंस पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते कैसे, I इन इज इक्वल टू ओम्स लॉ, आपको पता है R इक्वल टू V बाई I होता है। तो यहां से ये पता चला कि I इक्वल टू V बाई R होता है, ठीक है। तो यहां से इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे तो मैं बता दूं, यहां इस फॉर्मूले में V क्या है, वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात। यानी इनपुट करंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनपुट वोल्टेज का जो वोल्टेज डिफरेंस है, यानी इस वोल्टेज V1 से V2 तक, मतलब मैंने अज्यूम किया है कि V2 इस इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज है और V1 क्या है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज है। तो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो Vin माइनस V2 क्या हो गया, वोल्टेज डिफरेंस। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन वोल्टेज डिफरेंस के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो इस तरह से, यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग इनपुट करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर आगे आप लिखोगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, यूजिंग ऐसे लिखोगे, लेट op amp इज एन आइडियल op amp, then we can use the principle of virtual ground, principle of virtual ground। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, मैं बता दूं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, अगर ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तभी ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड को सेटिस्फाई करेगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और जो ये करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर हमने बनाया है उसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड को सेटिस्फाई करेगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक इनपुट ग्राउंड पे है या 0 वोल्ट पे है तो दूसरा इनपुट भी ग्राउंड पे या 0 वोल्टेज पे सेट हो जाएगा। इसका मतलब, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि V1 की वैल्यू, यानी जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जो वोल्टेज है अगर वो 0 है तो इन्वर्टिंग इनपुट पे जो वोल्टेज है V2 वो भी 0 के इक्वल होगा। तो अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी I in इज इक्वल टू हो जाएगा V in बाई R1। क्लियर हो गई बात। इसे इक्वेशन नंबर आप 2 हो गई 3 लिख सकते हो, ठीक है। फिर
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से जो V इन अपॉन R1 की वैल्यू मिली है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक पॉज करके नोट कर लो, आगे मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इसी को मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला था। तो आप लिखोगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V in by R1 in equation 1 we get। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, VO इज इक्वल टू माइनस RF बाई R1 इंटू V इन थी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस RF मल्टीप्लाई बाई V इन बाई R1। अच्छा, V इन बाई R1 की वैल्यू क्या है, I इन है, तो इंप्लाइज दैट VO की वैल्यू क्या हो गई, माइनस RF इंटू आई इन। या ये इक्वेशन हमें ये भी बता रही है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट करंट के प्रोपोर्शनल है, जो कि हमें प्रूफ करना था करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर बनाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स और इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दूं एक करंट सोर्स से, यानी इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, इसका आउटपुट वोल्टेज दिख रहा है, क्योंकि इसका आउटपुट वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट करंट पे और इस फीडबैक रेजिस्टेंस पे। तो इस करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का जो आउटपुट होगा उसे हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? बिकॉज इसमें आपको इनपुट वोल्टेज तो नहीं नजर आ रहा है, इस फिगर में आपको ना तो इनपुट वोल्टेज नजर आ रहा है ना इनपुट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इस फिगर में आपको सिर्फ फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट करंट नजर आ रहा है। इसका मतलब जो ये आउटपुट है वो इस वोल्टेज, इस करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का आउटपुट है। और हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो प्रोपोर्शनल है इनपुट करंट के, जो कि एक करंट सोर्स से मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आप नोट्स में क्या लाइनें लिखोगे वो देखो। तो जहां पे आपने नोट्स में ये लाइन प्रूफ किया उसके जस्ट बाद आप लिख सकते हो वेयर V नॉट आउटपुट वोल्टेज ऑफ करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। यानी V नॉट क्या है, आउटपुट वोल्टेज है इस करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का। ठीक है, RF क्या है, इस करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का फीडबैक रेजिस्टेंस है। R इन क्या है, इस करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का इनपुट करंट है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसको बताने के बाद आगे आप नोट्स में ये भी लिख सकते हो, दिस एक्सप्रेशन शोज दैट आउटपुट वोल्टेज ऑफ करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट करंट। हम यहाँ देख रहे हैं इस इक्वेशन से कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है इनपुट करंट के। ठीक है, फुल स्टॉप। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर इज इन सेंसिंग करंट फ्रॉम फोटोडायोड एंड इन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यानी सिंपल सी बात है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का यूज हम फोटोडायोड में भी करते हैं और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी डिवाइसेज में करते हैं। तो ये सब आप पॉज करके नोट्स में लिखिए। अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर की। तो इसमें आप नोट्स में ये लाइनें लिख सकते हो, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोड्यूस आउटपुट करंट सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज सिग्नल इज कॉल्ड वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से बताया था कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके इनपुट पे अगर हम वोल्टेज सिग्नल देते हैं तो आउटपुट पे एक करंट सिग्नल मिलता है जो कि प्रोपोर्शनल होता है इनपुट वोल्टेज सिग्नल के। वही इन लाइनों का मीनिंग है। ठीक है, फुल स्टॉप। वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर comma taking feedback resistance as a load as shown in figure. By using non-inverting amplifier taking feedback resistance as a load as shown in figure. इस लाइन का मतलब समझो। देखो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि देखो जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है वो भी ओप एम्प से ही बनता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ही बनता है। बट इसमें क्या करते हैं, जो इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है उस पे हम वोल्टेज सोर्स को दे देते हैं, यानी इनपुट वोल्टेज को हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे लगाते हैं। ठीक है, और जो इन्वर्टिंग इनपुट होता है उसको हम ग्राउंड पे रखते हैं इस तरह से। ठीक है, यानी इसको हम क्या रखेंगे, इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हम ग्राउंड पे रखेंगे। अगर ये इनपुट रेजिस्टेंस R1 है,
ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF है, तो जो इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस RF बाई R1 मल्टीप्लाई बाई V इनके। ठीक है, ये जो फिगर है ये फिगर है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। क्लियर हो गई बात। और मैंने इन लाइनों में ये बोला है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की हेल्प से ही हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर यहां बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को एज अ लोड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, अगेन ओप एम्प जैसा था वैसे ही रखेंगे, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर जैसा था वैसे ही रखेंगे कि इसके इनपुट पे हम वोल्टेज सोर्स देंगे, इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस है उसको भी एज इट इज रखेंगे, यानी R1 यहां दिखेगा ही। ठीक है, और एक लोड रेजिस्टेंस यहां लगा देंगे। ठीक है, इससे दूर नहीं, थोड़ा नजदीक ऐसे रखें। RL है ना, ये क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस, यानी आउटपुट हम यहां से पुल करेंगे, यानी ये क्या है, आपका आउटपुट है। ठीक है, यानी यहां से आप आउटपुट पुल करोगे। क्लियर हो गई बात। अब वो वोल्टेज सिग्नल नहीं होना चाहिए, वो करंट सिग्नल होना चाहिए, इसलिए VO नहीं लिखा मैंने वहां पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इन्वर्टिंग इनपुट से कनेक्ट कर दे रहा हूं इस तरह से। ठीक है, और इसको मैं ग्राउंड ले रहा हूं। देखो अब क्या है, ये सर्किट कुछ नहीं है यार, अगर ध्यान से देखो तो मैंने तारों को, ये वाले तार को यहां पहुंचा दिया, ये वाले पुर्जे को मैंने यहां पहुंचा दिया। ठीक है, कोई और चीज तो नहीं किया है, इसको लंबा कर दिया, यानी इस वाले पुर्जे को ऐसे लगा दिया। देखो, अरे तार ही तो है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस वाले पुर्जे को ऐसे खड़ा कर दिया है, इस वाले पुर्जे को यहां पहुंचा दिया है। तो ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और ये है आपका वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। ये आपका क्या हो गया, ये फिगर हो गया वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का। ठीक है, आप लिख लेना, मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं, अटकेगा तो नहीं। ये फिगर है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का। कैसे बनाया, बहुत आसान है। हमने क्या किया, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लिया, उसका इनपुट रेजिस्टेंस को ऊपर भेज दिया, फीडबैक रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस बना दिया टेढ़ा करके, और पूरा का पूरा सर्किट हमने कन्वर्ट कर दिया वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर में। यही इन लाइनों का मीनिंग भी है। मैंने क्या किया, क्या लिखा है, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज करके उसे बनाया है। कैसे बनाया है, टेकिंग फीडबैक रेजिस्टेंस एज अ लोड। हमने क्या किया, इस फीडबैक रेजिस्टेंस को एज अ लोड यूज किया है। क्लियर होगी बात, यानी यहां पे आप बता सकते हो कि दोनों इक्वल हैं इफ RF की वैल्यू RL के इक्वल है। क्लियर हो गई बात, बस इतना ही करना है। तो यहां तक पॉज करके नोट करना, फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे as we know that output voltage of the non inverting amplifier is given by, हमें पता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसका फॉर्मूला मैंने इसी फिगर में लिखा है, एज इट इज उतार लो, 1 प्लस RF बाई R1 मल्टीप्लाई बाई B। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कॉपी भरने के लिए इसे लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लेट IL is the current, let IL is the current which flow through load resistance
RL of the voltage to current converter circuit। अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूं कि इस वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर सर्किट का, सिंपल सी बात है, दोनों सर्किट सेम है, ठीक, सिंपल सी बात है, दोनों सर्किट सेम ही है, बस मैंने क्या किया है, आरएफ को लोड की तरह यूज किया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका आउटपुट इस एंगल से देखें तो पॉजिटिव हो रहा है, यानी पॉजिटिव हो रहा है, यानी इसकी वजह से करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो सकता है, यानी क्योंकि हम इस सर्किट के आउटपुट वोल्टेज से देख चुके हैं कि आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज की वजह से इस लोड में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, कर सकता है, बिकॉज ये पॉजिटिव वोल्टेज है, यानी देखो इसका आउटपुट इस एक्सप्रेशन से क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, और ये ग्राउंड है, यानी पॉजिटिव और ग्राउंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है। तो वो करंट कैसा होगा, लोड रेजिस्टेंस से करंट IL फ्लो होगा, जो इस तरह से सर्किट में फ्लो होगा, और ये लोड करंट आगे जाके दो करंट में ब्रेक हो जाएगा, एक इनपुट करंट और एक R1 करंट में। क्लियर हो गई बात? तो वही मैंने लाइन लिखी है, लेट IL इज द करंट विच फ्लो थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL ऑफ वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर सर्किट which further divided into two parts, which further divided into two parts given by two parts as, वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी IL करंट, लोड करंट किसमें ब्रेक हो जाएगा, एक करंट जो R1 रेजिस्टेंस में जा रहा है उसे I1 करंट बोल रहे हैं, और एक करंट जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे जा रहा है उसे Iin से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप बता सकते हो वेयर क्या है, I1 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू R1 रेजिस्टेंस, और Iin क्या है, करंट इनपुट करंट फॉर इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। और एक और बात हम जानते हैं, फॉर आइडियल ओपैम्प यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वैल्यू ऑफ इनपुट करंट मस्ट बी जीरो, वैल्यू ऑफ इनपुट करंट मस्ट बी जीरो, बहुत वीडियो में मैंने बताया है ये बात, मस्ट बी जीरो, कि अगर हम ये एज्यूम करें कि ये एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपने इनपुट से कोई करंट को अंदर जाने नहीं देता, इसका मतलब आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए Iin की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, इंप्लाइज दैट हमें क्या पता चलेगा, लोड करंट इक्वल होगा उस करंट के जो R1 रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक पहुंच करके नोट करना, फिर उस लाइन के बाद आप लिखोगे हेंस द वैल्यू ऑफ लोड करंट कैन बी calculated by calculating the value of I1 current by following way, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो, ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 1 ही लिखी है मैंने। तो कैसे करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो I1 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, अगेन ओम्स लॉ हमें पता है, R इक्वल टू V बाई आई, तो यहां से हमें पता चल रहा I इक्वल टू V बाई आर, यानी वोल्टेज V क्या है, वोल्टेज डिफरेंस, मैंने बताया, हर बार बताया है, वोल्टेज डिफरेंस है,
वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 करंट कहां पे फ्लो हो रहा है? अगर लेट अस सपोज ये वोल्टेज है V2, ये वोल्टेज है V1, यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज V1 है, इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज V2 है। तो करंट I1 किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? V2 वोल्टेज और ये ग्राउंड वोल्टेज की वजह से, यानी ग्राउंड का वोल्टेज क्या होता है? 0, यानी V2 माइनस 0, क्योंकि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, यानी V2 माइनस 0 अपॉन R1 इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यानी I1 की वैल्यू क्या हो गई? I1 इज इक्वल टू हो गई V2 बाई R। ठीक है, अब नाउ बिकॉज, अब लिखो आगे, बिकॉज हियर ओपन ऐसे लिखोगे, एज वी हैव कंसिडर्ड दैट, एज वी हैव कंसिडर्ड दैट ओपन, ओपन मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो यहां यूज हुआ है। ओपन इज एन आइडियल ओपन, so it satisfy the condition of virtual short circuit। ठीक है, as we have considered that op amp is an ideal op amp, so it satisfy condition of virtual short circuit। ठीक है, हमने ये कंसीडर किया है कि जो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर हमने बनाया है वो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से बनाया है। तो इस वजह से ये कंडीशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट को सेटिस्फाई करेगा। अब कंडीशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट है क्या, मैं आपको बता दूं। कंडीशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के अकॉर्डिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जो वोल्टेज होगा वो इन्वर्टिंग इनपुट वाले वोल्टेज के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, यही इसी को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। कहने का मतलब है इसके अकॉर्डिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जो वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज के। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब V2 को हम V1 से रिप्लेस कर सकते हैं। बट क्योंकि हमें पता है, अगर मैं ये फिगर को ध्यान से देखूं तो इनपुट वोल्टेज इस V1 वोल्टेज के बराबर है, यानी V1 वोल्टेज की वैल्यू किसके इक्वल है? V इन के। बिकॉज हमने यहाँ अज्यूम किया है कि इस सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स का कोई अपना सोर्स रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू V1 और V1 की वैल्यू है V इन। तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर क्या बोल दूं, थर्ड बोल दूं, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव, इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इन बाई R1। एक्चुअली ये, हाँ ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें तो लोड करंट कैलकुलेट करना था। देन फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे? I1 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी लोड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इन बाई R1। यानी ये एक्सप्रेशन हमें ये भी बता रहा है कि जो लोड करंट है, यानी जो आउटपुट करंट है, वो प्रोपोर्शनल है इनपुट वोल्टेज के। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने इस इक्वेशन का यूज किया। इस इक्वेशन में क्या किया? I1 की वैल्यू पुट कर दी, तो लोड करंट की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसको अब मैं मिटा दे रहा हूं। तो कुल मिला के हमारा ओवरऑल क्या रिजल्ट आया? वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर के लिए जो लोड करंट है उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है या प्रोपोर्शनल है इनपुट वोल्टेज के। और लोड करंट कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, ये एक्चुअली आउटपुट करंट है, यानी इस वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का आउटपुट करंट ही ये लोड करंट है जो प्रोपोर्शनल आ रहा है इनपुट वोल्टेज के। तो इस बात को आप नोट्स में किस तरह से लिखोगे वो भी देख लेते हैं। फिर इस इक्वेशन को प्रूफ करने के बाद इसे आप इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हो और आगे नोट्स में लिखोगे
वेयर आई एल इज द लोड करंट विच इज नथिंग बट इक्वल टू द आउटपुट करंट। मैंने बताया था ये लोड करंट कुछ नहीं है, ये आउटपुट करंट है, ठीक है, जो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट से निकला होगा। क्लियर हो गई बात? फुल स्टॉप। सो above equation 4 shows that output current IL of the voltage to current converter is proportional to the input voltage signal। हम देख रहे हैं इस इक्वेशन की हेल्प से कि जो आउटपुट करंट है इस वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का वो प्रोपोर्शनल है इनपुट वोल्टेज के। वही बात मैंने यहाँ लाइनों में भी लिखी है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर रहा है, इस वजह से ये वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है। क्लियर हो गई बात? फुल स्टॉप। द वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर कैन बी यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे सिंपल लैंग्वेज में एलईडीज बोलते हैं, और जो टीवी पिक्चर ट्यूब है उनमें भी इस वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का यूज होता है। तो ये सब वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर में आप लिख के आ सकते हो नोट्स में, ठीक है, एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो ये सब। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।